हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। चलते हैं मीनिंग की तरफ। वर्ड टू वर्ड रीड करके समझना चाहिए कि एग्जैक्टली जो बुक का राइटर है वो कहना क्या चाहता है। ओके, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument। ये तो लाइनें हो गई। मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए क्या होता है कि सेल होती है, बिजनेस में सेल और परचेज चलता रहता है। तो एक तो कैश सेल होती है, एक क्रेडिट सेल होती है। ठीक है, तो कैश तो वही हो गई, तुमने माल दिया, मैंने कैश दिया, बात खत्म। बट क्रेडिट में क्या होता है कि मैंने माल ले लिया, ख़रीद लिया मैंने, बट अभी मैंने पेमेंट नहीं करी है। मैं क्या कहता हूँ कि भाई हम बाद में दे देंगे, या इस तरह से होता है। तो उसमें कुछ प्रूफ तो होना चाहिए, वरना कल को आके कोई बंदा कह देगा कि भाई कौन सा पैसा कैसा पैसा। ठीक है, तो बस ये वही प्रूफ होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक प्रूफ होता है। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो ड्रॉअर बनाता है और उस पर साइन करता है। ठीक है, जिसको मेकर भी कह देते हैं। और जिसमें लिखा होता है कि एक सर्टेन पर्सन जो है जिसने माल खरीदा है वो एक सम ऑफ मनी पे करेगा जिससे खरीदा है उसको, जो बिल बना रहा है उसको, या उसके द्वारा कहे गए किसी और पर्सन को, या फिर उस पर्सन को जिसके पास वो बिल है। मतलब समझ सकते हैं, जैसे ये कोई बिजनेस है, ठीक है, इसने सेल किया अनदर बिजनेस को या पर्सन को, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने बाय किया, इसने सेल किया। ठीक, तो इसने सेल किया तो ये बनाएगा एक बिल। एक्चुअली क्रेडिट सेल हुई है ना, कैश सेल होती है तो वहीं ख़त्म मैटर, बट यहाँ क्रेडिट सेल है तो इसलिए इसने एक बिल बनाया जिसका नाम था बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो उसमें क्या लिखता है, ये जो ये बंदा है, ये या तो इसको पैसे देगा, ये लिखा होगा उस बिल में, या तो इसके द्वारा किसी और पर्सन को कहा गया होगा, उसका नाम लिखा होगा बिल में। ठीक है, दो तो ये हो गया। तीसरा ऐसा हो सकता है कि जिसके पास वो बिल होगा उसको ये बंदा पैसे देगा। तो ये कितने दिन वगैरह उसमें सब मेंशन होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपकी दिखाया जा रहा है। ये ऐसे ऐसे बिल होता है जिसमें स्टैंप भी लगाई जाती है और यहाँ सबके साइन वगैरह होते हैं। और इसको सब कुछ होने के बाद एक्सेप्टर या ड्रॉई इसको एक्सेप्ट करता है। मतलब ये बंदा जो है ये ही ड्रॉई है, ठीक है, और ये ही एक्सेप्टर है। ठीक है, और ये ही ड्रॉअर है, ये ही मेकर है। कुछ नहीं है, बस इसको नाम दे दिया गया है कि ड्रॉअर, इसने बिल लिखा, जो बिल लिख रहा है वो ड्रॉअर, जो बिल लिख रहा है वही मेकर, मतलब एक ही बात है। और जो एक्सेप्ट कर रहा है बिल वो एक्सेप्टर या ड्रॉई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दो तरह के होते हैं वैसे तो, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। और इसे बनाने वाला पर्सन, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने वाला पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कहता है कि भाई तू इतने रुपए मुझको देगा, या किसी और को देने के लिए वो कहता है इतने महीने बाद या इतने दिन बाद, एक टाइम पीरियड के बाद। और वो सारी चीज़ें इस बिल में मेंशन होती हैं, लिखी हुई होती हैं, और बाकायदा सब ऑफिशियल होता है, तो एक्सेप्ट भी किया जाता है। वो जब एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है तो वो क्या लिखता है, एक्सेप्टेड। ठीक है, और यहाँ उसका नाम लिख देगा, अपना कंपनी का नाम या अपना नाम जो भी है, और यहाँ डेट। ये तीन चीज़ें उसमें ऐसे जब बिल होता है, ये आपको बिल अभी दिखाया तो उसमें ये तीन चीज़ें ऐसे हो जाती हैं यहाँ पे, 1 2 3 ऐसे। और हम बात करें अगर फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की,
तो फीचर्स में कुछ नहीं होता है, बस मीनिंग को ही तोड़ के लिख दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा एक मीनिंग अभी जो लिख के दिखाया था वही है, ये मीनिंग ही है। तो फीचर फर्स्ट तो इसका वही रिटर्न ऑर्डर होता है। ऑर्डर होता है कि हाँ भाई ये बंदा मेरे को पैसे देगा, ये ठीक, रिटर्न ऑर्डर होता है। ड्रॉअर साइन करता है। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब कि कोई भी शर्त नहीं है वहाँ पे कि ऐसा होगा वैसा होगा तो पे करेगा होगा, ऐसा कुछ नहीं। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि भाई पे करेगा तो करेगा। हाँ, और पे किसको करेगा? या तो जिसका नाम उस बिल में लिखा है उसको पे करेगा, या जिसका नाम उसमें लिखा है वो किसी और को पे करने के लिए बोलता है तो उसको पे करेगा, या फिर जिसके पास बिल है, बियर है, उसको पे करेगा। ये सीधे से फीचर्स हो जाते हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसमें पार्टीज 3 ही होती हैं। पहला तो ड्रॉअर होता है। ड्रॉअर होता है जो बंदा बिल बनाता है। दूसरा ड्रॉई होता है। ड्रॉई वो जो बंदा बिल एक्सेप्ट करता है। मैंने बताया जो जिस पे अपना नाम, कंपनी का नाम या और डेट वगैरह वो लिख के एक्सेप्ट करता है, अपना सिग्नेचर, स्टैम्प वगैरह सब लीगली सब होता है। और तीसरा पर्सन होता है पेई। ये या तो ड्रॉअर भी हो सकता है या ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। थर्ड पर्सन कैसे मैं बता सकता हूँ कि क्या होता है, हमारे पास बिल है, हमारे पास बिल है और हमें ज़रूरत पड़ गई पैसे की आज, बट इसमें जो इस बिल में जो अमाउंट है, जो इस बिल का अमाउंट है वो हमें 3 मंथ्स बाद रिसीव होगा। ठीक है, तो हम आज ही, अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो हम आज ही जाएंगे और इसको बैंक से डिस्काउंट करा लेंगे। ठीक है, डिस्काउंट कराने का मतलब होता है हम इस बिल को लेके जाते हैं बैंक के पास और बैंक ये बिल रखती है, और जो इस बिल का अमाउंट है, मान लीजिए 50,000 का अमाउंट है इस बिल का, तो ये बैंक क्या करती है, 50,000 का बिल रख लेती है और उसमें से कुछ इसका चार्जेस काट के, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस, वो काट के बैंक बाकी पैसा हमें दे देती है। तो इस केस में पेई जो है वो बैंक बन जाती है। और भी केसेस होते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो पेई जो है ड्रॉअर भी हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया है बैंक हो सकती है। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अभी और बताने वाले हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो ये सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। पहला ट्रेड बिल, जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि मैंने किसी से माल ख़रीदा, उसको पैसे बाद में देने का प्रॉमिस किया, तो उसने मेरे पे बिल बना दिया, तो उसको ट्रेड बिल बोल देते हैं। और दूसरा होता है एकोमोडेशन बिल। इसका क्या है कि ये कोई ट्रेड बिल नहीं होता। मान लीजिए 2 बिजनेसमैन हैं या 2 पर्सन हैं, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो क्या करते हैं, एक बंदा कोई दूसरे पे ही बिल लिख देता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो ये बिल बैंक से डिस्काउंट किया जा सकता है तो हमको पैसे मिल जाते हैं। तो अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो वो क्या करते हैं, एक बंदा दूसरे पे बिल लिख देगा और उस बिल को ले जाके बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। तो उस बिल को ही हम एकोमोडेशन बिल बोलते हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनाया जाता है, जिसका पर्पज़ ही हेल्प करना होता है, ट्रेड नहीं होता उसका पर्पज़। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। आप अपनी बुक में से रीड कर सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ जो मेन आपकी समझ में नहीं आएंगे या इस तरह से कुछ है। तो पहला तो उसे परचेज सेल होता है, क्रेडिट में हो जाती है गुड्स की, वो तो आप समझ में आता होगा। डिस्काउंट फैसिलिटी होती है इसमें, हम बैंक से जाके डिस्काउंट करा लेते हैं, वो फैसिलिटी इसमें होती है, तो ये भी एक एडवांटेज है। ये इससे क्या है, इजी हो जाता है अमाउंट रिकवर करना। इजी कैसे हो जाता है, जैसे नॉर्मल ट्रेड में हम कह देते हैं कि भाई हम
कल पैसे दे देंगे या परसों दे देंगे या 2 महीने बाद दे देंगे, तो वो बंदा लीगली बाउंड नहीं होता है। वो कल को मना कर दे तो हमारा पैसा डूबने का बहुत खतरा रहता है। बट ये जो बिल होता है वो लीगली बाउंड हो जाता है उससे, क्योंकि सब लीगल होता है और एक वो प्रूफ होता है, डेट का प्रूफ होता है कि हाँ भाई मेरा उधार है इस पे, ठीक है। और इसको एंडोर्स कराया जा सकता है। एंडोर्समेंट बेसिकली क्या होता है कि आज मेरे पास पैसे तो है नहीं, बट मेरा कोई क्रेडिटर है, उसको मुझे पेमेंट करनी है, तो मैं इस बिल को अपने उस क्रेडिटर को दे सकता हूँ। क्या है कि ये कोई मेरा क्रेडिटर है, अब इसकी पेमेंट की डेट आ रही है, बस बंदा अभी तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो ये जो बिल है, ये जो हमारे पास बिल है, इसको मैं इस बंदे को दे सकता हूँ। तो इसको ही एंडोर्समेंट कहते हैं। ये फैसिलिटी इसमें है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो इसको एडवांटेज कह देते हैं। और इसमें पेमेंट की सर्टेनिटी हो जाती है, हाँ भाई पेमेंट मिल जाएगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं, रिमाइंडर को डेटर को कोई रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई हाँ भाई पैसे रह रहे हैं तेरे, ऐसा कुछ भी। और ट्रेड में जो लेन देन होता है वो इसकी वजह से, बिल ऑफ एक्सचेंज की वजह से आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। और फिर लास्ट है कि ये अपना वैलिड एविडेंस होता है डेट का, जैसा कि मैं बता चुका। तो आप फीचर्स में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, एडवांटेज में बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है ना कि हाँ भाई इससे ये फ़ायदा होता है, आपने मीनिंग समझ लिया और आपको फिर उसके बाद आपको लगता है हाँ भाई इससे ये भी फ़ायदा है वो भी फ़ायदा, तो आप उसको एग्ज़ाम में एडवांटेज के में ही लिख सकते हैं। एक होता है प्रोमिसरी नोट। ये आपके कोर्स में ज़्यादा डिटेल भी नहीं है और इससे कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, तो मैं बस मीनिंग बता देता हूँ इसका। प्रोमिसरी नोट ये होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि वो ऑर्डर होता है कि सामने वाला बंदा पैसा देगा, और ये प्रोमिसरी नोट होता है कि ये जो एक्सेप्ट करता है बंदा वो देता है कि हाँ भाई मैं पैसा दूंगा, ऐसा प्रॉमिस करता हूँ। इसमें ये होता है, बस ज़्यादा खास कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है हाँ भाई सामने वाला बंदा पैसा देगा, उसके लिए ऑर्डर होता है, और ये बंदा प्रॉमिस करता है हाँ भाई मैं पैसा दे दूंगा, ऐसे वो प्रोमिसरी नोट लिखता है, बनाता है। इसके केस में भी ड्रॉई होते हैं। अब जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ भाई मैं पेमेंट कर दूंगा, वो ड्रॉअर होता है, और जिसको पेमेंट करेगा वो ड्रॉई होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की। जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो वहाँ पे ये कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए। ड्रॉई पेई तो मैंने बता दिया। मान लीजिए अगर ड्रॉई और ड्रॉअर पेई नहीं पता है तो समझने में दिक्कत होती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। इसी तरह ये टर्म्स भी हैं, अगर ये नहीं पता तो काउंटिंग करने में दिक्कत होती है। टर्म ऑफ बिल का मतलब होता है बिल कब तक का है, क्या है उसका टर्म क्या है। तो टर्म ऑफ बिल होता है जब बिल ड्रॉ किया गया है तब से लेके जब उसकी पेमेंट हो गई, ये उसका टर्म ऑफ बिल है, ठीक है। ये जो है ये टर्म ऑफ बिल है। और ड्यू डेट क्या होता है, मान लीजिए मैंने बिल लिखा 15 दिन का, तो आज मान लीजिए 25 दिसंबर है ना, मान लीजिए 20 दिसंबर है, ठीक है। और मैं 1 मंथ का बिल लिखा, 1 मंथ का बिल लिखा, और आज है 20 दिसंबर को 1 मंथ का बिल लिखा, तो इसकी ड्यू डेट हो जाएगी 20 जनवरी, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा वो, तो आप समझ सकते हैं। तो ये इसकी ड्यू डेट हो जाएगी। और अगर ग्रेस डेज की बात करें तो ये डेज है, डेज ऑफ ग्रेस की बात करें तो ये क्या होता है कि एक जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं स्कूल में, बस वैसे ही ये उसी तरह का कंसेप्ट है डेज ऑफ ग्रेस का। इसमें जो ये 20 जनवरी है, ग्रेस डेज होते हैं 3 दिन, 3 डेज, ठीक है।
तो +3 जोड़ दिया जाए, अगर 20 जनवरी +3 जोड़ दिया जाए तो 23 जनवरी, इसी को हम मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेज इक्वल टू मैच्योरिटी डेट। जैसे मान लीजिए कोई बिल लिखा गया 12 जुलाई को, कोई बिल लिखा गया 1 मंथ का, तो इसकी जो ड्यू डेट बनती है वो तो बनती है 12 अगस्त, ठीक है। प्लस अगर हम इसमें 3 डेज कर दे तो फिर इसकी जो ड्यू डेट बनती है वो बनती है 15 अगस्त, ठीक है। तो यही समझने वाला कंसेप्ट कि ये 15 अगस्त तो जो है हॉलीडे होता है, पब्लिक हॉलीडे होता है। इसीलिए क्या कंसेप्ट है कि डेज मैच्योरिटी डेट अगर किसी पब्लिक हॉलीडे पे पड़ रही है तो मैच्योरिटी डेट प्रीसीडिंग डेट को माना जाता है। मतलब 14 अगस्त इसकी प्रीसीडिंग डेट है तो मैच्योरिटी डेट भी 14 अगस्त हो जाएगी। मैच्योरिटी डेट में ही ये कंसेप्ट है, अगर हॉलीडे पड़ रहा है, कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है मैच्योरिटी डेट को, तो उसकी जो प्रीसीडिंग डेट है, पिछली जो तारीख है, उसको हम मैच्योरिटी डेट मान लेंगे। मान लीजिए कोई हो गया अचानक से, कुछ हॉलीडे हो गया, मतलब जैसे कुछ भी, जैसे कोरोना के टाइम से पहले अगर हम माने दंगे हुए थे या कुछ भी ऐसा माहौल चलता रहता है कि अचानक से आज या कल बताया भाई 2 दिन बाद छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है या कर्फ्यू लग गया, कुछ भी अगर ऐसा है तो यहाँ पे अगली डेट हो जाती है 16 अगस्त। अगर ये दिन छुट्टी का है तो मान लीजिए इस दिन पे ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है, अगर नहीं है पब्लिक हॉलीडे नहीं है, इस डे पे कुछ ऐसा आपातकालीन स्थिति हो गई, ये पब्लिक हॉलीडे बना दिया गया है, इमरजेंसी हॉलीडे इसको कह सकते हैं। कुछ टाइम पहले ही बिल तो हमने 12 जुलाई को लिख दिया था, मान लीजिए 10 अगस्त को बात हुई या 12 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ जिससे कि 15 अगस्त को छुट्टी हुई, पब्लिक हॉलीडे है, तो फिर ये 16 अगस्त हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है, अगर जो हॉलीडे है वो पहले से ही पता है अभी पब्लिक हॉलीडे होता है तो पहली तारीख को ही मैच्योरिटी डेट मान लिया जाएगा। अगर कोई जो डेट मैच्योरिटी डेट है उस डेट पे अचानक से कोई छुट्टी हो गई या कुछ भी हो जाती है ऐसी घटना कि वहाँ पे पेमेंट पॉसिबल नहीं है या जो भी, तो उसमें अगले दिन पेमेंट करनी पड़ेगी, वो मैच्योरिटी डेट हो जाती है। इम्पोर्टेंट टर्म में ही अगला टर्म आता है बिल ऑन डिमांड। बिल ऑन डिमांड क्या होता है कि इसमें कोई डेट मेंशन नहीं होती कि हाँ भाई इस डेट में पेमेंट करनी है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता इसमें। जब डिमांड की तब पेमेंट कर दी गई, इसको ही बिल एट साइट भी बोलते हैं, इसी को बिल एट साइट बोलते हैं, बिल ऑन डिमांड को। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मैं बता चुका, बैंक से जाकर डिस्काउंट हम करा देते हैं, ये इसका मीनिंग हो गया। एंडोर्समेंट ऑफ बिल ये भी मैं बता चुका, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो हम बिल पे कर देंगे, कैश नहीं करेंगे। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये न्यू टर्म है। जैसे बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या कहते हैं बिल को बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब बैंक को दे देते हैं जाके और कहते हैं कि ये बिल कलेक्ट कर लेना आप। मतलब अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, या कुछ भी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं जाके, जब मैच्योरिटी डेट आती है तो बैंक को कलेक्ट कर लेते हैं हमारे भी। अब जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल था, पैसा खुद लेगी बैंक, बट सेंट फॉर कलेक्शन में क्या होता है, ये हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करती है बैंक, ठीक है। हमने बोल रखा है इसको कलेक्ट करने के लिए और ये पैसा बैंक खुद रखेगी डिस्काउंटिंग के केस में। डिसऑनर ऑफ बिल, यहाँ दिक्कत आ जाती है। क्या होता है, ये ज़्यादातर तो इंसॉल्वेंसी के केस में होता है कि भाई कोई बंदा अगर पैसे नहीं दे पा रहा तो या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया है, अगर वो देना नहीं चाह रहा तो उस केस में लीगल प्रोसीजर होता है, फिर हम रिकवर कर सकते हैं अमाउंट, ठीक। तो डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब सिर्फ ये होता है कि
बंदा या तो इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, पैसे नहीं दे सकता, उसकी इतनी एसेट नहीं है कि वो तुम्हारे बिल का पेमेंट कर सके। नोटिंग ऑफ बिल, ये एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे हम बिल को लेके जाते हैं नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक एक ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब नियुक्त किया जाता है जो डिसऑनर ऑफ बिल को रिकॉर्ड करता है। हाँ भाई ये वाला बिल नंबर हो गया, जैसे ये डिसऑनर हो गया, ये इस तरह से। अब जब वो नोट करेगा, इतना काम करेगा तो वो कुछ चार्जेस भी लेगा, तो उसी को हम कह देते हैं नोटिंग चार्जेस। उसी को हम कह देते हैं नोटिंग चार्जेस। टोटल फिर बात ये थी, बिल डिसऑनर हुआ, हम उसकी बिल की नोटिंग कराई, यहाँ पे बिल डिसऑनर हो चुका है, नोटरी पब्लिक के पास जाके उसने हमसे नोटिंग चार्जेस लिए। ठीक है। फिर रिटायरमेंट ऑफ, कभी कभी होता है बिल तो लिख दिया था हमने, बट वो बंदा, बिल हमने लिखा था 2 महीने का, वो बंदा 1 महीने बाद ही पैसे देने आ गया, बोला कि भाई अभी मेरे पास पैसे आएंगे तो ले ले, पैसे ले ले। तो जब वो पैसे देता है, समझने की ज़रूरत है, जब वो पैसे एडवांस में देता है, उसको 3 महीने बाद देने थे या 2 महीने बाद, जब भी डेट थी उसके बाद देने थे, कुछ टाइम पहले दे रहा है, वो मैच्योरिटी डेट से पहले ही वो पेमेंट कर रहा है, तो जो इतने टाइम का जो बाद का वो उसको कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना भाई, मेरा जल्दी पेमेंट किए, तो उसको रिबेट बोल देते हैं। कुछ परसेंट या कुछ भी जो डील होती है उस हिसाब से एक रिबेट दी जाती है ड्रॉई को, कि हाँ भाई अगर 50,000 का बिल था तो 49,000 पे कर दे, 45,000, जो भी होता है इस तरह से होता है। जितना जल्दी पे कर रहा है वो सब उसके हिसाब से होगा। रिन्यूअल ऑफ बिल, जब बंदा पहले पैसे देने आ रहा है, तो कोई बंदा ऐसा भी होगा जो बाद में पैसे देगा या दे ही नहीं रहा, तो क्या होता है इस केस में कि ड्रॉई जाता है ड्रॉअर के पास और कहता है कि भाई आज पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो वो कहता है भाई 2 महीने बाद ले लियो, एक नया बिल बना दे। क्या करता है फिर भाई, जब नया बिल बनाएगा कुछ तो चार्जेस लेगा, नया बिल बनाएगा, इतने टाइम बाद देगा तो मेरे को पैसे, उतना पैसा मेरा इंटरेस्ट तो चाहिए। तो इसमें भी 2 केस होते हैं। अब ड्रॉअर या तो बोल दे भाई जो इंटरेस्ट है वो मुझे पहले कैश में पे कर, तब मैं तेरा नया बिल बनाऊंगा, नया बिल उसी अमाउंट का बना दिया जाता है। या दूसरा केस होता है जो इंटरेस्ट है उसको भी बिल में ऐड कर दिया जाता है। जैसे अगर हमारा 50,000 का बिल था एग्जांपल में, तो उसमें ही इंटरेस्ट ऐड करके उतने का बिल बना दिया जाता है। उसको रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं, मतलब एक नया बिल, दूसरा बिल बना दिया जाता है और उस बिल को ख़त्म कर दिया जाता है, पुराना बिल को। होल्डर की बात ये समझ आ जाएगा जब हम अकाउंटिंग करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये भी और ये भी और ये सब कुछ समझ में आएगा जब हम अकाउंटिंग करेंगे बहुत आराम से। अभी थ्योरी के पॉइंट से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, वो सब हम समझ सकते हैं, उसके बाद ही तो हम अकाउंटिंग करेंगे, और जब अकाउंटिंग करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। होल्डर ऑफ बिल, ये नाम से पता लग रहा है, होल्डर जिसके पास बिल है वो होल्डर ऑफ बिल। अगर हमने डिस्काउंट करा लिया है बिल तो बैंक होल्डर हो गई, और हमने सेंड मतलब कलेक्शन के लिए सेंड किया है तो भी बैंक होल्डर हो गई। हमने अगर एंडोर्स कर दिया है तो एंडोर्स सी होल्डर हो गया, मतलब अगर हम किसी को एंडोर्स करते हैं, तो अगर हम एंडोर्स कर रहे हैं, ड्रॉअर अगर एंडोर्स कर रहा है तो उस केस में वो एंडोर्सर हो जाता है, एंडोर्सर। और जिसको एंडोर्स कर रहा है, जो उसका क्रेडिटर है, वो एंडोर्सी हो जाता है, उसको एंडोर्सी कह देते हैं, मतलब बेसिकली बात ऐसी है। अब हम बात करें अकाउंटिंग की। भाई इतनी सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रही हैं तो कुछ अकाउंटिंग भी तो करेंगे। तो अकाउंटिंग, सबसे पहले हमने क्या किया है, माल खरीदा या बेचा। तो हम अभी बात करेंगे ड्रॉअर के बुक्स में क्या एंट्री होंगी। पहले हम ड्रॉअर की बुक की बात करेंगे, फिर हम ड्रॉई की बुक की बात करेंगे। जिसने बिल लिखा और जिस पे लिखा, जिसने बिल लिखा जिसके ऊपर लिखा, दोनों की बुक में क्या क्या एंट्री होंगी वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब माल बेचा होगा, सेल और परचेज, ठीक है, तो उसमें पहली एंट्री ड्रॉअर की बुक में क्या होगी, ड्रॉअर ने तो सेल किया होगा माल, तो उसमें एंट्री क्या होगी, डेटर बन गया हमारा, डेटर तो एसेट बन गई, एसेट बन गई, एसेट बढ़ी तो डेबिट होती है, ये सब तो आपको पता होगा जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो डेटर्स अकाउंट,
डेबिट। हमने सेल किया, सेल क्रेडिट होती है, इसका नेचर आपको पता है सब, टू सेल, सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे सेल का अमाउंट और यहाँ पे भी सेल का अमाउंट। ठीक, तो ड्रॉअर की बुक में एंट्री हो गई। ड्रॉअर की बुक में हम क्या करेंगे, सप्लायर जो है हमारा क्रेडिटर बन गया तो वो हमारा लायबिलिटी बन गई, तो हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। और डेबिट क्या होगा, परचेजेस अकाउंट, डेबिट होगा और अमाउंट वही लिखा जाएगा जो भी हुआ था अमाउंट। उसके बाद बिल ड्रॉ हुआ, सेकंड एंट्री क्या होती है, बिल ड्रॉ हुआ, ये सेकंड एंट्री। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, देखिए जब हम बिल ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे। पहले तो अपने डेटर ख़त्म करेंगे, अगर ड्रॉअर की बात करें तो पहले तो हम अपना डेटर को जो अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे। डेटर का अकाउंट जो है उसको क्लोज करने के बाद ही तो हम बिल बनाएंगे। तो उसको क्लोज करने के लिए हमको पहले डेबिट है, हमारा बैलेंस डेबिट पड़ा है तो उसको क्रेडिट करना है, तो टू डेटर्स अकाउंट। और जब हम नया बिल बनाएंगे, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बिल रिसीवेबल होता है, कुछ भी अगर रिसीवेबल है तो वो हमारी एसेट हो जाती है। तो ये जो बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये बिल बनाने की, ड्रॉ करने की एंट्री। और नरेशन लिखना ना भूलें, नरेशन जरूर लिखें। और ड्रॉई की बुक में हम क्या करेंगे, एंट्री। अब ये है तो बिल लिखा था, बिल रिसीवेबल था, एसेट थी। ड्रॉई के लिए तो बिल पेएबल है ना, लाइबिलिटी हो गई तो वो क्रेडिट हो जाएगी, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। और जो क्रेडिटर हमने बना रखा था वो सप्लायर, उसको हम उसका अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसको हम रिवर्स मारेंगे तो सप्लायर्स अकाउंट, डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये हमारी ड्रॉ करने की एंट्री हो गई। फिर हम एंट्री करते हैं, अगर पेमेंट होती है तो क्या एंट्री होगी। पेमेंट अगर ड्रॉअर को ही करता है, ड्रॉअर ही रिसीव करेगा अगर पेमेंट, तो क्या एंट्री होगी। कैश उसके पास आएगा या बैंक में आएगा, या तो कैश आएगा हाथ में, तो एसेट बढ़ जाएगा। कैश जो है हमारा वो बढ़ जाएगा या हमारी बैंक बढ़ जाएगी, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, डेबिट। अब जो हमारा बिल रिसीवेबल था उसको हम ख़त्म करेंगे, जब आ गया तो हम उसको ख़त्म करेंगे, क्लोज करेंगे, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, और ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी, ड्रॉई जो है, ड्रॉई के लिए ड्रॉई ने पेमेंट की है, उसकी जो लायबिलिटी थी वो ख़त्म की है उसने, तो जब लायबिलिटी ख़त्म कर दी तो डेबिट हो जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट, डेबिट टू कैश या बैंक। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट से वीडियो बना दूँगा। अब जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे केस होते हैं, जब हम बिल लिखते हैं तो उसके बाद क्या क्या होता है, हम डिस्काउंट करा लेते हैं उसको, और भी मतलब एंडोर्स कर देते हैं या सेंड कर देते हैं बैंक को। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस था उसकी हमने बात कर ली जब ड्रॉअर के पास ही था बिल। जो सेकंड केस है, हमने अगर डिस्काउंट करा लिया बैंक से बिल, तो क्या एंट्री होगी। ये सारी जो एंट्री है वो ड्रॉअर की बुक में होंगी, ये वाली, क्योंकि अगर बिल के साथ कुछ भी मैटर हो रहा है तो वो ड्रॉअर के पास बिल है तो ड्रॉअर की बुक में ही एंट्री होगी। अब ड्रॉई को इससे कोई मतलब नहीं है कि ड्रॉअर क्या उसके बिल का करता है, ड्रॉई को तो सिर्फ अपने पैसे देने से मतलब है, वो भी सिर्फ मैच्योरिटी डेट पे। मैच्योरिटी डेट जब आ जाएगी वो पैसे दे देगा, वो तब एंट्री करेगा, उससे पहले कोई एंट्री नहीं होगी ड्रॉई की बुक में, पर ड्रॉअर की बुक में होगी। ड्रॉअर की बुक में जब हमने डिस्काउंट कराया बिल, ड्रॉअर ने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया, तब क्या एंट्री होगी। समझिए, जब हमने बिल डिस्काउंट कराया तो पहले हमारे पास पैसा आ गया, बैंक बैलेंस अपना बढ़ गया, तो ये अपना डेबिट हो जाएगा।
बैंक बैलेंस पढ़ के तो डेबिट हो जाएगा। क्या चला गया हमारे पास से, हमारी एसेट कम हो गई। कौन सी एसेट कम हो गई? हमारी एसेट कम हो गई बिल रिसीवेबल जो हमारा था वो ख़त्म हो गया। जब हमने बैंक को दे दिया तो उसने पैसा दे दिया तो बिल ख़त्म हो गया। मान लीजिए ये 50,000 का बिल था हमारा, 10,000 का बिल था मान लीजिए, तो बैंक में पैसा आया हमारे पास 9,000, बैलेंस नहीं है ना। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करने के लिए भी हम आपको यहाँ पे 1,000 लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा समझना चाहें कि बैलेंस करना है इसलिए 1,000 लिख दिया, बट ऐसा कुछ नहीं कि बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कुछ नहीं किया। वो बैंक ने अपना डिस्काउंट चार्ज था उसका, उसने बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस जो काटा वो डेबिट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गई। जब बिल डिस्काउंट कराया बैंक से तो बैंक में पैसा आया, चार्जेस और बिल रिसीवेबल ख़त्म हो गया। थर्ड एंट्री हमारे पास क्या होती है? जब बिल एंडोर्स कर देते हैं, एंडोर्स कर देते हैं। एंडोर्स ये वाला केस क्या, क्रेडिटर को एंडोर्स करते हैं ना, समझिएगा। अगर हम क्रेडिटर को एंडोर्स करते हैं तो इसका मतलब क्या है, पहले से क्रेडिटर का जो बैलेंस है अपना बुक में पड़ा है, मतलब इतना ऐसे से वो लाइबिलिटी बनी पड़ी है, तो हम उसको ख़त्म करेंगे। पहले लाइबिलिटी को ख़त्म करेंगे तो क्रेडिटर का अकाउंट तो डेबिट करेंगे, हम नाम लिख देंगे उसका। अभी तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि एंडोर्सी का नाम है, बट ये जो एंडोर्सी नहीं लिखना है यहाँ पे, उसका नाम लिखना है। जिसको भी एंडोर्स किया है बिल उसका नाम लिखना है। टू या एस लगा के अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट जो है बिल में वही आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, लिख सकते हैं 10,000 अमाउंट लिख दिया। फोर्थ केस बनता है, या थर्ड का क्या है कि ये एंडोर्स करा दिया है, क्रेडिटर को बिल दिया है, हमने बिल ख़त्म कर दिया, अपना बिल क्रेडिटर को दे दिया, और ये हमारा बैलेंस अगर क्रेडिटर का पड़ा था तो उसको भी हमने ख़त्म कर दिया, उसके नाम से यहाँ पे लिखना है। जो भी क्रेडिट का नाम एस ब्रदर्स, वी ब्रदर्स, वो सब लिखते हैं जो भी आपकी क्वेश्चन में दिया हो। फोर्थ हम बात करेंगे, हमने बिल जो है सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए। वो वही केस जो मैं बता रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने बैंक को में डिपॉजिट कर रखे हैं, भाई ये कलेक्ट कर लियो इस तरह से। तो हमने जब सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए तो उसमें क्या एंट्री होगी, उस केस में क्या होगी, ये सारी ड्रॉर की बुक में ही एंट्री होंगी। बिल ड्रॉ करने के बाद की एंट्री है ये सब, क्योंकि जब हमारे पास बिल आ गया, बिल हमने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद ही तो कुछ करेंगे ये सब। हम डिस्काउंट बैंक से तभी कराएंगे, हम एंडोर्स तभी करेंगे, हम कलेक्शन के लिए भी तभी भेजेंगे जब हमारे पास बिल होगा। तो कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो क्या एंट्री होगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये समझना है कि हमको जो हमारा बी आर है, बिल रिसीवेबल है, ये अपना ख़त्म करना है, तो ये तो क्रेडिट होगा ही होगा। और डेबिट क्या होगा फिर, बिल हमने सेंड किया कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, वही, और अमाउंट अपना 10,000, और यहाँ भी 10,000 का बिल था। और इसी केस में फिर जब पैसा आ जाएगा तो क्या एंट्री होगी, जब हमने बिल डिस्काउंट कराया तो हमारे पास पैसे आने की कोई एंट्री नहीं होनी थी, जब एंडोर्स कराया तब हमारे पास पैसा आने की कोई एंट्री नहीं होनी थी, क्योंकि हमने तो पैसा आ गया, बिल जो ड्रॉई है वो हमें कुछ पैसा नहीं देगा, ठीक है। एंड में यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्योंकि हमारे पास ही आएगा पैसा, हमने जब बैंक को कलेक्ट करने के लिए दे रखा है ना, तो पैसा अपने पास ही आएगा, हमने कुछ पैसा किसी से मांगा नहीं है, तो पैसा हमारे पास आएगा। तो उसकी एंट्री क्या करनी है, ये हमने अकाउंट फालतू में बना रखा है ना, इसको ये ख़त्म करना है बस, ठीक है। तो हमारे पास पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन अकाउंट, और यहाँ 10,000 और यहाँ भी 10,000, ओके। और एक जो लास्ट एंट्री होती है वो ड्रॉर की बुक में तो ये सारी एंट्री होनी थी, आप देख सकते हैं ये ड्रॉ डिस्काउंट और
अगर आपको ये कुछ राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, साथ साथ मैंने बोला भी है। ये तो सिंपल सारी एंट्री हो गई। अब बात करेंगे जब बिल डिसऑनर हो जाता है, मतलब बंदा पैसे नहीं दे रहा या इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम बात करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल की। डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हम बात करेंगे। तो कंसेप्ट से आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम बात कर रहे हैं डिसऑनर ऑफ बिल, बिल डिसऑनर हो गया है, पैसे नहीं मिले अभी, तो हम क्या एंट्री करेंगे? पहला केस तो होगा जब ड्रॉअर के पास ही बिल था, जैसे बिल ड्रॉअर के पास, बैंक के पास या एंडोर्सी के पास, इतने सारे केस बताए। तो फर्स्ट केस में अगर ड्रॉअर के पास ही है बिल, तो अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री होगी? बात करते हैं क्या एंट्री होगी। सबसे पहले हमारा जो हमने डेटर है वो ख़त्म कर दिया ना, मतलब हमारा डेटर तो ख़त्म हो चुका, उसकी जगह एक नया एसेट हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। तो हम सबसे पहले वो जो हमने डेटर ख़त्म कर रखा है उसको फिर से बनाएंगे उसका अकाउंट। तो यहाँ पे हम ड्रॉई अकाउंट लिखेंगे, ड्रॉई लिख के टू, हम बिल ख़त्म करेंगे। अब हम तो बिल ख़त्म करेंगे तो बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। तो अब जो ड्रॉई है उसके में हम अमाउंट, देखिए अमाउंट समझने की ज़रूरत है। बिल पेबल का अमाउंट हम 10,000 लिख देंगे, बट मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब डिसऑनर हो जाता है बिल तो एक नोटिंग चार्ज देने पड़ते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 रुपये हमने नोटिंग चार्जेस दे दिए, तो जब हमने पे तो हमने ही किया है नोटिंग चार्जेस, बट उसको बियर ड्रॉई ही करेगा, हम उसको उसके अकाउंट से ही सेटल करेंगे। जो नोटिंग चार्जेस है वो ड्रॉई के अकाउंट से ही सेटल होगा। तो टू कैश देंगे या हम बैंक, आजकल तो यूपीआई वगैरह चलता है, ठीक, ये एंट्री कर देंगे हम उस केस में जिस केस में ड्रॉअर के पास ही है बिल। दूसरा केस जब बिल डिसऑनर होता है उस केस की बात कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है? जब हम डिस्काउंट करा देते हैं बिल को, डिस्काउंट कराते हैं बैंक से, तो हम क्या एंट्री करते हैं, मतलब ड्रॉअर क्या एंट्री करता है अपनी बुक में? वही सेम ड्रॉई के, उसके पास, ड्रॉअर के पास बिल तो है नहीं अभी। इस केस को देखिए आप, यहाँ पे बिल था तो बिल ख़त्म कर दिया, बट इस केस में बिल नहीं है ना इसके पास, ड्रॉअर के पास बिल नहीं है, तो क्या एंट्री करेंगे? ड्रॉई तो बियर करेगा ही करेगा, ड्रॉई तो बियर करेगा ही करेगा। टू डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और ये जो अमाउंट है कैश, बैंक या ड्रॉई का जो ये अमाउंट है, ये आएगा 10 रुपये। मतलब 10 रुपये ही नहीं आएगा, ये वो अमाउंट आएगा जो नोटिंग चार्जेस हमने पे किए हैं, नोटिंग चार्जेस। ओके, ये हो गया जब बिल बैंक के पास था। थर्ड केस हम जो एंडोर्सी के पास हो बिल, हमने एंडोर्स कर दिया बिल एंडोर्सी के पास हो, तो क्या एंट्री होगी? एंडोर्सी के पास तो बियर तो भाई ड्रॉई ही करेगा। ओके, वेट, ये जो केस है इस केस में अमाउंट आएगा 10,000, 10 रुपये, 10,000 अमाउंट का ही सारा खेल है। ये बिल का अमाउंट भी आ जाएगा प्लस नोटिंग चार्जेस बैंक वाले केस में, क्योंकि जो 10,000 वो हमें पे तो करने पड़ेंगे बैंक को, और 10 रुपये हमें नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो। ओके, तो एंडोर्सी वाले केस में आते हैं वापस। एंडोर्सी वाले केस में ड्रॉई बियर करेगा टू, बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास, क्योंकि नोटिंग चार्ज वगैरह वो सब हिसाब है ना यहाँ पे, इसलिए इसमें भी सेम यही है अमाउंट।
डेबिट लिखना ना भूलें, और ये नरेशन ज़रूर लिखना है। नोटिंग चार्जेस प्लस मतलब मैं अमाउंट ले लेता हूँ सीधा 10,000 10 रुपये, 10,000 10 रुपये। नोटिंग चार्जेस प्लस जो बिल का अमाउंट है वो दोनों ऐड करके ही अमाउंट लिखना है, एंडोर्सी वाले केस में भी और बैंक डिस्काउंट वाले केस में भी। बट अगर बिल ड्रॉअर के पास ही है तो इस तरह से एंट्री करनी है, बिल पेबल ख़त्म करके पे करके अलग अलग करके करनी है एंट्री। और लास्ट केसेस में बचता है जब बिल सेंड किया है कलेक्शन के लिए, तो क्या एंट्री होगी। देखिए जब ड्रॉअर के पास था बिल तो ये एंट्री थी, अभी भी तो ड्रॉअर के पास ही है बिल, बिल फिजिकली ड्रॉअर के पास नहीं है बट है तो ड्रॉअर का ही बिल। तो किसके पास है, जो बिल है बिल की जगह पे हमने सेंट फॉर कलेक्शन लिख रखा है। बस जहाँ पे यहाँ पे हम बिल लिख रहे हैं वहाँ हम सेंट फॉर कलेक्शन लिख देंगे। समझिएगा एंट्री क्या होगी, ड्रॉई बियर करेगा, ड्रॉई बियर करेगा, ड्रॉई तो नोटिंग चार्जेस प्लस बिल का अमाउंट दोनों। ओके, सो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट देखिएगा, अमाउंट जो है मेन होता है, ड्रॉई तो पूरा पे करेगा, बियर करेगा 10,000 10 रुपये। सेंट फॉर कलेक्शन कितना सेंड किया था हमने कलेक्शन के लिए, 10,000 रुपये, और हम बैंक से कितना दे रहे हैं, 10 रुपये। ये हमारा नोटिंग चार्जेस और ये बिल का अमाउंट, बिल का अमाउंट नोटिंग चार्जेस बिल प्लस नोटिंग। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे का कंसेप्ट हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बुक में क्वेश्चंस हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप तुरंत वीडियो देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।